हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन यहाँ पर चल रहा है चैप्टर का, तो थर्ड चैप्टर का रिवीजन हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था, उससे क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि आपके परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, अब उसकी संरचना की बात आएगी कि यानी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, क्या क्या चीजें उसमें हैं और किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। क्या वो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, या फिर आपका ट्राइंगल शेप का होता है, या फिर सर्कुलर होता है, या स्क्वायर की तरह होता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। साथ ही या फिर उसका कोई भी किसी भी प्रकार का आकार नहीं है, या उसके अंदर आने वाले कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मेनली कौन कौन से हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया। ठीक है, तो क्या आया था कि जो आपका कोई भी एटम होता है वो किसकी भांति होता है, एक स्फेयर की तरह होता है, यानी कि एक गोले की भांति आपका एटम होता है। ठीक है, और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की थी, तो मेनली आपके 3 पार्टिकल्स आए थे। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो 3 होते हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके क्या थे, आवेशित कण थे, यानी कि उनमें चार्ज था। इलेक्ट्रॉन आपके ऋण आवेशित थे, वहीं पर प्रोटॉन आपके क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। और तीसरा जो आपका पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो कैसा है, वो किसी भी प्रकार का उस पर चार्ज नहीं है, अनावेशित कण वो। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, किसके बारे में, हमारे परमाणु के बारे में। ठीक है, आवेशित कण हो गए थे और अनावेशित कण को भी हमने देख लिया था। फिर हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े, जैसे पहले हमने डाल्टन की थ्योरी की बात की जो एटम से रिलेटेड थी। उसके बाद थॉमसन का मॉडल आता है आपका। ठीक है, साथ ही साथ किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आप लोगों ने देखा, बोहर का मॉडल आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से कई सारे मॉडल्स भी आपने देखी। फिर आपके दिमाग में एक परमाणु की संरचना बनती है कि किस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। ठीक है, परमाणु का ज्यादातर भाग जहां पर खाली था, वहीं बीच का जो सेंटर जिसे कहा जाता है केंद्र, वो कैसा था आपका, धनावेशित था। धनावेशित क्यों था, क्योंकि उस सेंटर में 2 ही प्रकार के आपके सब एटॉमिक पार्टिकल थे। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें कि आवेश केवल आपके प्रोटॉन में है, न्यूट्रॉन कैसा है, अनावेशित है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया था, पूरे परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया था। और हमने परमाणु के क्रमांक की बात की कि एक संख्या दी जाएगी जिसको परमाणु का क्रमांक कहा जाएगा। साथ ही इसके अलावा क्या था, परमाणु का आपका अब कुछ ना कुछ उसका वजन भी होगा। ठीक है, हालांकि वो बहुत छोटा है, जिसे आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन उसका फिर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, तो उसको परमाणु का द्रव्यमान कहा गया। तो हमने परमाणु का क्रमांक, परमाणु का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इन सब में रिलेशन भी देखे। ठीक है, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। इस तरीके से हमने पूरे परमाणु के बारे में पढ़ा। ओके, तो आज के सेशन में रिवीजन में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर हमें बताना है। हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु की तुलना में आपका जो परमाणु का नाभिक है वो बहुत छोटा है, आप ये कैसे जानते हैं। ठीक है, हाउ डू यू नो दैट, लिखिए। आप कैसे जानते हैं कि परमाणु की तुलना में उसका नाभिक बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप कैसे जानते हैं ये बताने कि परमाणु की तुलना में जो उसका नाभिक है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो कैसे जानते हैं, हमें थोड़ी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वो हो गया कि अरे परमाणु है, उसका नाभिक छोटा है,
हमने क्या पढ़े, हमने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, ठीक है, यानी परमाणु के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमें पता चला यहाँ पर नाम किसका आता है, यहाँ पर नाम आता है रदरफोर्ड का। ठीक है बच्चे, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ली थी एक सोने की पन्नी, ठीक है, इस सोने की पन्नी में उन्होंने क्या की थी, एक सोर्स लिया था जहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाले थे। क्या डाले थे, अल्फा कण, ठीक है, यहां से उन्होंने अल्फा, इस सोने की पन्नी से, जो कि कितनी थी, लगभग 1000 एटम, 1000 एटम कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं, एक एटम आप लगा लो कितना छोटा होता है, जब आप चौक का वो कण देखते हैं सबसे छोटा वाला, उसके भी पता नहीं कितने लाख और अरबों आप टुकड़े करते जाएंगे तब आपको कहीं जाकर एक एटम मिल सकता है, वो भी हम कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो उतने छोटे छोटे एटम और 1000 लेने, इस प्रकार से बनी हुई थी ये सोने की पन्नी, ठीक है, ये ली उन्होंने, और इसमें क्या की उन्होंने, इसमें की उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करने से क्या हो रहा था, इस तरीके से कई पार्टिकल्स क्या थे जो सीधे निकल रहे थे, ठीक है, और कई क्या थे जो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या थे, कण थे अल्फा, जो क्या हो गए, जो सोने की पन्नी से सीधे पार हो गए, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि खाली है ज्यादातर एटम का भाग, क्या है, खाली है। जब कोई चीज खाली होगी तभी तो उससे कोई चीज पार होगी। सपोज अल्फा पार्टिकल की जगह पत्थर मान लीजिए, ये आपकी जाली है जिसमें बीच बीच में छेद है, तो पार कौन से वाले पत्थर होंगे, जिनको खाली जगह मिल रही है जाली में तार के बीच, तो वहां से पत्थर पार हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब एटम का ज्यादातर भाग खाली होगा तो जो आपके अल्फा कण है वो ज्यादातर क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, ठीक है ना। और उन्होंने कहा बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि जो धनावेशित पार्टिकल है वो बहुत क्या है, कम है वहां पर। एक उन्होंने ऐसा देखा कि जो गया और फिर वहां से टकरा करके वापस आ गया, तो एटम का जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र जिसे बोल रहे हैं, उसका जो आकार है वो बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, अगर ये आपका एटम है पूरा, तो इस एटम की तुलना में न्यूक्लियस बस इतना ही होगा। बल्कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसा क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, अगर आप उसको किस तरह से, ग्राउंड जो है क्रिकेट का स्टेडियम जिसे आप कहते हैं, वो अगर सर्कुलर शेप का है तो उसके बीच में अगर आप क्रिकेट की बॉल रख दे, उसका भी उन्होंने किलोमीटर में रेडियस बताया, कितने किलोमीटर रेडियाई का अगर आपका स्टेडियम है, लगभग 4 to 10 किलोमीटर्स का, और उसके सेंटर में अगर आप एक क्रिकेट की बॉल रख दे, तो वो क्रिकेट की बॉल का साइज जो होगा उस पूरे स्टेडियम के रिस्पेक्ट में उतना ही आपका न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर आप कैसे जानते हैं कि परमाणु की तुलना में उसका नाभिक बहुत छोटा होता है, तो चूंकि हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है और वहां पर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट का देखा है, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, और इस पर हमें उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो भी देखने को मिलता है कि उन्होंने लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला था कि जो धनावेश है उसकी मात्रा बहुत कम है पूरे परमाणु में। तो धनावेश की मात्रा कम क्यों है, क्योंकि बहुत वहां पर जो सेंटर, धनावेश एक ही जगह पे केंद्रित है, एक ही जगह पे केंद्रित क्यों है कि सेंटर छोटा है, ठीक है, केंद्र छोटा है, तो इस केंद्र में ही आपका क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है वहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि बाहर कहीं घूम रहे, ओके। तो ये पूरा किसके बारे में था, आपका रदरफोर्ड के एटम के बारे में था, ये आपने पढ़ा है चैप्टर में। तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा, तो आप बता ले जाएंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में ही। और दूसरा प्रश्न किस तरह से बनता है कि नाभिक की खोज कहां पर हुई थी, तो नाभिक और धनावेश के बारे में रदरफोर्ड ने ही अपने मॉडल में बताया था, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, रदरफोर्ड ऑब्जर्व that when alpha particle were bombarded on a very thin foil they bounced back, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने पाया कि जब अल्फा कणों को बहुत पतली शीट से या चादर से गुजारा जाता है तो क्या होता है, वो बाउंस्ड बैक यानी पीछे की तरफ वापस आते हैं या टकरा करके क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, विचलित होते हैं अपने मार्ग से। बट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंसिंग बैक गॉट डबल्ड व्हेन ही डबल द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। जब उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने गोल्ड फॉइल की क्या की, थिकनेस, मोटाई को बढ़ाया, यानी और मोटा बना दिया, थिकनेस
थिकनेस ज्यादा कर दी, देन ही कंक्लूडेड, तो क्या हो गया कि जो वापस जो पार्टिकल्स आ रहे थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बाउंसिंग बैक गॉट डबल्ड। जितने पार्टिकल पहले वापस आ रहे थे, जब पतली शीट थी, जैसे ही शीट की मोटाई बढ़ा दी, वैसे ही वापस लौटने वाले या फिर विचलित होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या समझ में आया? देन ही कंक्लूडेड, तो वो किस निष्कर्ष पे आए? दैट द एरिया ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल एरिया ऑफ द एटम। उन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक का अपना एरिया है वो क्या है, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में? आपके एटम की तुलना में। ओके, चलिए रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षण में पाया कि जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी से गुजारा जाता है, तो वो पन्नी से टकरा करके, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, पन्नी की मोटाई बढ़ाने पर विचलित कणों की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, इससे उन्होंने यानी रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा है। ठीक है, समझ गए? तो रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षण में पाया कि जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी से गुजारा जाता है तो वो पन्नी से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस की दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, कैनाल किरणों की कैनाल किरणों की दो विशेषताएं।
कैनाल किरणों की क्या क्या विशेषताएं आप लोगों ने देखी थी। द कैनाल रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, जब क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में इनको गुजारा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये किससे बने होते हैं, आपके धनावेशित कणों से बने हुए होते हैं। ओके, कैनाल किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित होती हैं। इनकी दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। ओके, सेकेंड है आपका दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये धनावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, या आप क्या कहेंगे, इनमें धनावेशित कण पाए जाते हैं। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन Na पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। क्या कहा गया है आपको, Na प्लस का क्या लिखना है, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, जहां पर Na का, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, यही होता है। यानी किसी भी परमाणु की अगर बात करेंगे तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु का क्रमांक होता है। ओके, यहाँ पर हमें सोडियम में परमाणु का क्रमांक 11 दिया गया है। ठीक है, परमाणु का क्रमांक आप Z से दिखाते हैं, Z इक्वल टू 11 है, और P प्लस भी कितना है, 11 ही है। ठीक है, 11 आ गया। उदासीन अवस्था में आप क्या कहते हैं बच्चे, उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में यानी कि जहां पर सिर्फ Na होगा। ठीक है, Na, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस इज इक्वल टू E निगेटिव, यानी कि आपका परमाणु का क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ गए क्या कहा गया, इस उदासीन अवस्था को यहां पर लिख लेंगे, उदासीन अवस्था में परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो यहां जैसा कि दिया गया है Z इज इक्वल टू 11 आपको दिया गया है।
ओके, तो इसी में आपने वैल्यू रखनी है। तो बराबर हो जाएगा Z इज इक्वल टू 11 11 11। ठीक है, यानी उदासीन अवस्था में परमाणु का क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 11। ठीक है, अब हमें लिखना किसका है? हमें लिखना है Na पॉजिटिव का। Na पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? Na पॉजिटिव के मतलब है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? -1 इलेक्ट्रॉन। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ओके, तब इसने क्या बनाया है? Na पॉजिटिव बनाया है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया। ओके, क्लियर है? तो इसके पास है 11, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो Na प्लस के पास कितने रह गए? 10। ठीक है, Na प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। अब इन 10 को कैसे लिखोगे? 2n स्क्वायर के फॉर्मूले में रख दोगे। पहले में कितने आएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 8। ये इसका क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। किसका? Na प्लस का। ठीक है, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वहीं Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें, 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें। दो 8 1 ये होता है। ठीक है, और जब वो धनायन बना लेता है Na पॉजिटिव, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8। ठीक है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। इसमें एक और चीज समझने वाली है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी कि किसमें? ऑर्बिटल्स में आप क्या दिखाएंगे? ऑर्बिटल शेल्स में। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये किसका है? आपका Na का है। ठीक है, Na प्लस का, और ये है Na का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Na का हो गया, और Na प्लस का कैसा हो जाएगा? Na प्लस में 2 ही शेल तो हैं, 2 और 8 वाली, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहली में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब Na दे देगा तब वो Na पॉजिटिव बनाएगा, और उस केस में उसके पास 2 ही शेल होंगी, 2 ही कोश होंगे, जिसमें कि पहली कोश में उसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोश में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना? चलिए नोट करिए इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na पॉजिटिव आयन। Na क्योंकि एक पॉजिटिव बना रहा है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है, तो 11 माइनस 1 कर दिया गया है, तो कितना हो गया है आपका? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो वो कितना आया है? 2 8 का आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज 285। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 माइनस आयन। ठीक है, यानी कि 3 निगेटिव है, तो इसने क्या कर दिए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। ठीक है, जब फॉस्फोरस का एटम में कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 8 10 और 5 15। 15 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है। इन 15 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 निगेटिव। 3 निगेटिव का मतलब क्या है?
तीन ऋणावेश और ले लिए इसने, ऋणावेशित कण। तो ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तीन और, तो 15 पहले से थे, तीन और आ गए 18। 18 के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए। लिखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर में, P3 निगेटिव का मतलब अर्थ क्या है कि आपने क्या किया है, जो ये फास्फोरस एटम है इसमें तीन और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, तो तीन और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 2 8 5 पहले से था, तो तीन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 धन 8 धन 5, टोटल कितने हो गए 15। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब P3 निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 धन 3, कितने हो गए 18। अब लिखेंगे P3 निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो किससे आएगा 2n² से। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में मैक्स टू मैक्स 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही कितने 8। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P285, P एटम गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म P3 निगेटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, P ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके P3 निगेटिव बनाया है। ओके, तो P3 निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 धन 3 18 हो गए टोटल। ओके, अब P3 निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² से कैसे निकालेंगे, 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द एटॉमिक नंबर ऑफ Al और एंड Cl आर 13 and 17 respectively. What will be the number of electrons in Al3 plus and Cl negative? ठीक है, तो एल्यूमिनियम व क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 13 व 17 है। Al3 प्लस व Cl निगेटिव का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना आपने, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में, परमाणु का क्रमांक बराबर P प्लस की संख्या इज इक्वल टू E निगेटिव की संख्या, यानी जो मैंने उदासीन अवस्था में बताया है आपको, परमाणु का क्रमांक होता है बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या चूंकि कितनी है यहाँ पर 13 और 17 है, तो Al के लिए आप बता देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपकी 13 आ गई, वहीं Cl के लिए कितनी आ गई 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Al3 प्लस यानी Al ने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Al 3+, ठीक है, और Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तभी तो उस पर निगेटिव आया है, ठीक है। तो 17 + 1 18। क्लियर? चलिए, तो आपका 10 हो गए Al 3+ में और 18 हो गए कितने, किसमें, Cl निगेटिव। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को देखा और अच्छे से उनके आंसर्स को समझा कि प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से उनका उत्तर लिखना है। आपको रिवाइज करने हैं सारे प्रश्नों के उत्तर, चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, और कोई डाउट होगा, मन में कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।